गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल के बारे में हमने विस्तार से जानकारी कर रही है। इसके में हमने रसो साहित्य पढ़ रहे हैं। रसो साहित्य में क्या है, हमने रसो शब्द की कैसे रचना की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। और रसो साहित्य में कौन कौन सी विशेषता है और रसो साहित्य की कौन कौन सी रचना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ेंगे रसो साहित्य, यानी रसो साहित्य में जो रचनाएं होती है उन रचनाओं को क्रम से पढ़ेंगे, और इन रचनाओं में कौन कौन सी विशेषता है या कौन कौन सी कमियां है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज रसो, यानी रसो साहित्य में रसो, ये रसो साहित्य है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले पृथ्वीराज रसो को। पृथ्वीराज रसो यानी पृथ्वीराज रसो, इसके रचनाकार हैं चंदवरदाई। अगर रचनाकाल, इसका रचनाकाल है 1168 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो 1225। और इसका काव्य स्वरूप कैसा है? काव्य स्वरूप सर्व काव्य, पद्य काव्य, और प्रबंधनात्मक महाकाव्य। तो इससे रचना में हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रसो को माना है। और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि चंदवरदाई को माना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रसो को ही माना है, और सर्वप्रथम महाकवि पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो इन्होंने चंदवरदाई को हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि माना है। तो इसमें कुल छंद पूछे जाते हैं। कुल छंद कितने हैं? 68 प्रकार के छंद हैं। और सरंग या सम्य पूछा जाता है तो 69। इसे अध्याय भी कहते हैं। भाषा व शैली, पृथ्वीराज रसो की भाषा व शैली है पिंगल। और अलंकार पूछा जाता है तो अनुप्रास व यमक अलंकार है। प्रधान रस, वीर रस, अंगिरस, श्रृंगार रस। तो पृथ्वीराज रसो यानी पृथ्वीराज रसो के लेखक पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा चंदवरदाई। पृथ्वीराज रसो के रचनाकार कौन है?
चंद्रवरदाई, यानी इसका रचना काल पूछा जाता है तो 1168 ईस्वी, और विक्रम संवत पूछा जाता है तो 1225 है। काव्य स्वरूप कैसा था इसका? सर्वे काव्य, पद्य काव्य और प्रबंधनात्मक महाकाव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अगर सर्वप्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो वो पृथ्वीराज रासो है। सर्वप्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि पूछा जाता है, यानी हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है? चंद्रवरदाई। ये सबसे पहला महाकवि है। इस रचना में क्या है? 68 प्रकार के छंद है। कितने हैं? 68 प्रकार के। और सर्ग या सम्य कितना है? 69। भाषा शैली पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली कैसी है? पिंगल, यानी पिंगल में भी पै आता है। पै, ये पै कीवर्ड है, इसको पकड़ लो। और पृथ्वीराज रासो में भी क्या है? पै आता है, तो याद रह जाएगी। अलंकार अनुप्रास व यमक अलंकार माना जाता है। प्रधान रस इसमें वीर रस, अंगिरस व श्रृंगार रस है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो। इस रचना में सर्वाधिक प्रयोग छठे छंद का हुआ है। जिस कारण कहा जाता है कि चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छक्के छंद है। यानी चंद्रवरदाई का सबसे प्रिय छंद पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? छक्के छंद है। चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है। चंद्रवरदाई को छंदों का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। चंद्रवरदाई का मूल नाम वलिद्य, यानी मूल नाम पूछा जाता है तो वलिद्य। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रवरदाई का मूल नाम पृथ्वीवट का है। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार है वो चंद्रवरदाई का नाम पृथ्वीवट माना जाता है। तो इसकी विषय वस्तु देखते हैं कि इस रचना की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु इस रचना में अजमेर के राजा पृथ्वीराज और कनौज
के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का प्रेम वर्णन है। और साथ ही पृथ्वीराज द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। तो इस रचना में क्या क्या है? इस रचना में अगर हमसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। जिस कारण कहा जाता है कि चंद्रवरदाई को प्रिय छंद छप्पे छंद है, यानी चंद्रवरदाई का अगर प्रिय छंद पूछा जाता है तो छप्पे छंद करना है। चंद्रवरदाई को छंदों का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। चंद्रवरदाई का मूल नाम पूछा जाता है तो वो वलिद्य है। और कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रवरदाई का मूल नाम माना जाता है पृथ्वी भट्ट। ध्यान रखना है। इसकी विषय वस्तु क्या है कि इस रचना में अजमेर के राजा पृथ्वीराज और कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम का वर्णन हुआ है। और साथ ही कहा जाता है कि पृथ्वीराज के द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है वो इस रचना में हुआ है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी, इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक एनाल्स एंड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका एक भाग का प्रकाशन संगोप्ता नेम से करवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र और पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इस रचना का उत्तरार्ध भाग चंद्रवरदाई के पुत्र
झल्लन द्वारा रचित माना है। प्रसिद्ध पंक्ति है इसकी। पुस्तक जलहन हत दे चली गजनन नृप काज। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंदवरदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रसिद्ध पंक्ति है पुस्तक जलन हाथ दे चली गजनन नृप काज। ये किसकी है? चंदवरदाई की। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि ये रचना किसकी है, तो हमारा आंसर रहेगा चंदवरदाई। तो अब देखते हैं कि इस रचना यानी इस रचना की एक जानकारी है, सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है हमें? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अगर सर्वप्रथम जानकारी पूछी जाती है तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है और इसमें इसका एक भाग का प्रकाशन यानी इसके एक भाग का प्रकाशन है वो संगोप्ता नेम के नाम से, संगोप्ता नेम के नाम से करवाया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इस रचना का जो उत्तरार्ध भाग है वो चंदवरदाई के पुत्र जल्लन द्वारा रचित माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। प्रसिद्ध पंक्ति है कि पुस्तक जल्लन हाथ दे चली गजनन नृप काज। ये पंक्ति किसकी है? तो हमारा आंसर रहेगा चंदवरदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है कि ये पंक्ति किसकी है, तो हमारा आंसर रहेगा चंदवरदाई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसे सुख सुखी स्वांद मात्र का है। मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या है? अर्ध प्रमाणिक मानते हुए उसे सुख सुखी स्वांद मात्र का है। ये सुख सुखी स्वांद मात्र किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे, इस रचना को घटना कोश मात्र का है। घटना कोश मात्र। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाबू श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी के अनुसार इस रचना को विशाल वीर काव्य कहा है। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार
राजनीति, महाकाव्यात्मक का त्रासदी का है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय, के अनुसार स्वाभाविक विकसित काव्य का है। नरोत्तम सिंह के अनुसार मुक्तक रचना। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वरिद महाभारत का है। और नामवर सिंह कथानक रूढ़ियों का कोश। और कर्नल जेम्स टोड ने ऐतिहासिक ग्रंथ का है। यानी बाबू श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी के अनुसार का पूछा जाता है तो इस रचना को उन्होंने क्या नाम दिया है कि यह विशाल वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो को उन्होंने क्या कहा है, विशाल वीर काव्य। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कहा है कि यह राजनीति महाकाव्यात्मक की त्रासदी का है, महाकाव्यात्मक का त्रासदी का है। और डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार पूछा जाता है तो स्वाभाविक विकसित काव्य का है। नरोत्तम सिंह के अनुसार पूछा जाता है तो मुक्तक रचना, यानी मुक्तक रचना कहने वाले कौन है, नरोत्तम सिंह। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह वृद्ध महाभारत है। और नामवर सिंह के अनुसार पूछा जाता है तो कथानक रूढ़ियों का कोश का है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। अब हम देखते हैं कि इस रचना को प्रामाणिकता के आधार पर भी निम्नलिखित विद्वानों ने अलग अलग बताया है। यानी प्रामाणिकता के आधार पर इस रचना को देखो, प्रामाणिकता के आधार पर निम्नलिखित मत हैं। तो 3 मत हैं प्रामाणिकता के आधार पर। यानी सबसे पहले अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान, और अर्ध प्रमाणिक, और प्रमाणिक रचना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान। यानी सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने इस रचना को क्या है, अप्रमाणिक माना है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने
इस रचना को अप्रमाणिक माना है। यानी सर्वप्रथम पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्टर वुलर। कब माना था, 1857 ईस्वी को इसे अप्रमाणिक रचना माना है। दूसरा विद्वान कौन है, रामचंद्र शुक्ल। यह पूरा ग्रंथ जाली है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। कहने वाले विद्वान कौन है, रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर मुरारी दान व कवि राजा श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। चौथे विद्वान है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और मुंशी देवी प्रसाद। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम तो नाम आएगा डॉक्टर बुल्लर का। यानी सर्वप्रथम तो डॉक्टर बुल्लर ने इस रचना को अप्रमाणिक घोषित किया कि यह रचना है वो अप्रमाणिक है। कब किया था, तो 1857 ईस्वी में। इसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में क्या की, यह तो पूरा ग्रंथ जाली है। क्या है, पूरा ग्रंथ जाली है। डॉक्टर मुरारी दान व कविराज श्यामल दास के अनुसार अप्रमाणिक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इसे अप्रमाणिक माना है और मुंशी देवी प्रसाद ने भी क्या इसे अप्रमाणिक माना है। अब देखते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अर्ध प्रमाणिक में सबसे पहले आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुनि जिनी विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा। ये चार विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहटा। ये चार विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हम देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और दूसरा है मिस्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे।
मथुरा प्रसाद दीक्षित। मथुरा प्रसाद दीक्षित है सर। डॉक्टर दशरथ शर्मा। बाबू श्याम सुंदर दास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ये विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले सबसे पहले है कर्नल जेम्स टोड, फिर नाम आता है मिश्र बंधु का और डॉक्टर नगेंद्र का, फिर मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने भी इसे प्रमाणिक माना है। मथुरा प्रसाद दीक्षित है, वो भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा प्रमाणिक मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ये भी क्या है, प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा विद्वान है जिन्होंने प्रमाणिक रचना मानी है या अर्ध प्रमाणिक रचना मानी है या फिर अप्रमाणिक रचना मानी है, या फिर ऐसे बनता है कि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन सा नहीं है, या आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को कैसे माना है। तो हमारा आंसर रहेगा अर्ध प्रमाणिक रचना। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतिलिपियां को निम्नलिखित 4 संस्करणों में बांटा गया है। कितने संस्करणों में बांटा गया है? 4 संस्करणों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वरिष्ठ संस्करण। यानी इस संस्करण में 16,306 पद हैं, 69 रंग हैं। इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम 1585 ईस्वी में करवाया गया। और यह संस्करण वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और इसका दूसरा संस्करण का क्या नाम है? मध्य संस्करण। तो इसमें 7,000 पद हैं। और इस संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ है। और वर्तमान में यह
यह संस्करण बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। और तीसरा संस्करण आता है लघु संस्करण। ये भी क्या है, बीकानेर संग्रहालय में है। पद पूछा जाता है, इसमें कितने हैं, 3500 पद हैं, 3500 पद और 19 रंग हैं। यह संस्करण भी बीकानेर संग्रहालय में है। सुरक्षित रखा गया है। और चौथा संस्करण आता है हमारा लघुत्तम संस्करण, लघुत्तम। इसमें पद पूछे जाते हैं तो 1300 पद हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त व डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह पृथ्वीराज रासो का मौलिक संस्करण माना जाता है। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतिलिपियां हैं निम्नलिखित कितने संस्करणों में है, 4 संस्करणों में है। पहला है इसका संस्करण यानी वृद्ध संस्करण। पहले संस्करण का क्या नाम रखा है, वृद्ध संस्करण। इसमें अगर पद पूछा जाता है तो कितने हैं, 16,306 पद हैं। और सर्ग पूछा जाता है तो 69 है, यानी इसको सम्य भी कहते हैं। और इस संस्करण का प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ है, इसका नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से हुआ है। कब हुआ था, 1585 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में कहा जाता है कि यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कहाँ रखा गया है, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मध्यम संस्करण यानी दूसरा संस्करण का क्या नाम है, मध्यम संस्करण। इसमें पदों की संख्या पूछी जाती है तो 7000 पद है। कितने हैं, 7000 पद। और इस संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ है, कहा जाता है कि इस संस्करण का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। और वर्तमान में यह क्या है, बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कहाँ, बीकानेर में। लघु संस्करण यानी ये तीसरा संस्करण है। इसमें पदों की संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 3500 पद हैं इसके अंदर। और सर्ग कितने हैं, 19 सर्ग है, ध्यान रखना। और यह संस्करण भी क्या है, बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और चौथा यानी लघुत्तम संस्करण आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉलेज लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा गया था, यानी इसमें पद पूछे जाते हैं तो 1300 पद है। कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न आया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस संस्करण का प्रकाशन किया गया है, तो यानी लघुत्तम संस्करण का। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह पृथ्वीराज रासो का क्या है, मौलिक संस्करण है। कैसा है, मौलिक संस्करण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब हमारी दूसरी रचना आती है विसल देव रासो। अब हम विसल देव रासो के बारे में पढ़ेंगे।
विशलदेव रासो। इसके रचनाकार हैं नरपति नालय। प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो 1212। इसमें तथ्य है संवत 1272 मंझारी जेठवदी 9वीं बुधवारी। नालय रसायन आरंभ है शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यानी संवत 1272 मंझारी जेठवदी 9वीं बुधवारी। नालय रसायन आरंभ है शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये किससे संबंधित है? विशलदेव रासो से। और इसमें विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य इस रचना में 1028 पद हैं और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 125 पद हैं। प्रधान रस श्रृंगार रस है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, सेकंड ग्रेड में आया था कि विशलदेव रासो किस प्रकार का है काव्य है। तुम्हारा आंसर रहेगा पर श्रृंगार रस है इसके अंदर। इस रचना में शाकंभरी, अजमेर, विशलदेव तृतीय, और मालवा के राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। और यह मुक्तक रचना है। कैसी है? मुक्तक। यानी इसका नायक पूछा जाता है तो वो विशलदेव रासो है। नायक कौन सा है? विशलदेव रासो। और नायिका पूछी जाती है तो राजमती है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विशलदेव रासो की जो नायिका है उसका क्या नाम है, तो हमें ध्यान रखना है राजमती। तो देखो विशलदेव रासो यानी इसका रचना का कौन है? नरपति नालय है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1155 ईस्वी में। यानी विक्रम संवत पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 1212 ईस्वी में। इसमें तथ्य है कि संवत 1272 मंझारी जेठवदी 9वीं बुधवारी। नालय रसायन आरंभ है शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। विशेष तथ्य यानी इस रचना में 128 पद हैं। कितने हैं? 128 पद हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 125 है। यानी डॉक्टर माता प्रसाद ने इसमें 125 पद बताए हैं। और इस वे से सीधा आ जाए कि विशलदेव रासो की रचना में कितने पद हैं तो हमारा आंसर रहेगा 128 है। प्रधान रस कौन सा है?
इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है। और इस रचना में शाकंभरी अजमेर यानी विसल देव तृतीय, इसे विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। और मालवा के राजा भोज की पुत्री यानी राजमती के विवाह का वर्णन हुआ है। और ये रचना कैसी है? ये मुक्तक रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना कैसी है? मुक्तक रचना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह रचना 4 खंडों में विभाजन है। कितने खंडों में विभाजन है? 4 खंडों में विभाजन है। तो इसमें देखते हैं कि प्रथम खंड में यानी प्रथम खंड में विसल देव रासो और रानी राजमती के विवाह का वर्णन हुआ है। विसल देव तृतीय और रानी राजमती के विवाह का वर्णन। और दूसरे खंड में रानी की किसी बात से नाराज होकर विसल देव का उड़ीसा चले जाना, उड़ीसा चले जाना और 12 महीनों तक वहीं रहना, महीने तक वहीं रहना। तीसरे खंड में रानी राजमती के 12 मासा वियोग का वर्णन। चतुर्थ खंड में राजा विसल देव का वापस अजमेर लौटना, और रानी राजमती से पुनः मिलन यानी पुनर्मिलन। इस रचना में विसल देव के दरबारी कवि सोमदेव ने विग्रहराज ललित की रचना की है, की रचना संस्कृत भाषा में की है, संस्कृत भाषा में। जिसमें विसल देव की वीरता का वर्णन है।
विसलदेव ने हरिकेली नाटक की रचना की है। और इस रचना में राजस्थानी, ब्रज और मध्य प्रदेश की सम्मिलित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अब देखते हैं विसलदेव रासो में कौन कौन सी विशेषता है। यानी विसलदेव रासो जो रचना है उसको 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में बांटा गया। यानी प्रथम खंड है, प्रथम खंड में कहा जाता है कि विसलदेव रासो और रानी राजमती के विवाह का वर्णन है। यानी विसलदेव रासो तृतीय और रानी राजमती के विवाह का वर्णन किस खंड में है? तुम्हारा आंसर रहेगा प्रथम खंड में। यानी ये दूसरा खंड है। दूसरे में कहा जाता है कि रानी की किसी बात से रुष्ट होकर, यानी रानी ने कोई ऐसा शब्द बोल दिया है जिससे राजा रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है और 12 महीने तक वहीं रहता है। यानी 12 महीनों तक वहीं रहता है। और तीसरे खंड, यानी तीसरे खंड में क्या है? रानी राजमती की 12 मासा का वर्णन है। रानी राजमती की 12 मासा वियोग का वर्णन है। वो किस खंड में मिलता है? तीसरे खंड में मिलता है। यानी चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड में क्या है? राजा विसलदेव का वापस अजमेर से लौटना, यानी उड़ीसा से वापस अजमेर आता है और रानी राजमती से क्या है? उनका पुनर्मिलन होता है। ये किस खंड में बात कही गई है? चतुर्थ खंड में। इस रचना में विसलदेव के दरबारी कवि हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव, जिन्होंने क्या है? विग्रह राज ललित नामक रचना की है। और इस रचना में, यानी यह रचना संस्कृत भाषा में की गई है। और इस रचना में विसलदेव रासो द्वारा युद्ध में वीरता का वर्णन किया गया है। विसलदेव रासो की वीरता का वर्णन। विसलदेव रासो ने हरिकेली नाटक की रचना किसने की है? विसलदेव रासो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस रचना में राजस्थानी, ब्रज और मध्य प्रदेश की सम्मिलित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक नोट लगा कर लिखो। हिंदी साहित्य में बारहमासा परंपरा का आरंभ विसलदेव रासो रचना में मिलता है। यानी हिंदी साहित्य में अगर 12मासा परंपरा का आरंभ पूछा जाता है तो वो कहाँ से मिलता है? विसलदेव रासो की रचना से ही 12मासा का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य में 12मासा का वर्णन है वो सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा विसलदेव रासो। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।